नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम वाक्य विचार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वाक्य विचार। वाक्य विचार में हमने लास्ट जो चर्चा की थी वो वाक्य के भेद या प्रकार के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम वाक्य के आवश्यक तत्व पढ़ चुके हैं, जो कि कितने होते हैं? 6 होते हैं। अंग या घटक कितने होते हैं? 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय घटक। और जो प्रकार है वो प्रकार को हम अलग अलग आधार पर पढ़ते हैं, जैसे अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। और एक क्रिया के आधार पर 3 होते हैं। इसमें से क्रिया के आधार तो हमने वाच्य के साथ पढ़ लिया वैसे भी, और जो रचना के आधार है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो रचना की जगह पे आपको क्या मिल सकता है? संरचना मिल सकता है। और इसके आधार पर 3 कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा आप में से? कोई बता दो। तो 3 कौन कौन से होते हैं रचना या संरचना के आधार पर? देखो, एक तो सरल वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य होता है, जिसे हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरा कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य होता है। और तीसरा मिश्र वाक्य होता है। मिश्र या मिश्रित होता है। इसमें एक वाक्य तो, एक उपवाक्य तो होता है प्रधान। एक तो क्या होता है? प्रधान। और बाकी क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। ये जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से इसके? एक तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य पढ़ते हैं, और एक विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। और एक क्रिया विशेषण। एक कौन सा है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्यों को भी हम आगे 5 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 5 भाग। 5 भाग कौन कौन से? काल बोधक, जो किसी स्थान या दिशा का बोध कराता है उसे स्थान बोधक कहते हैं। और परिमाण बोधक, और रीति बोधक, और हेतु। हेतु का मतलब होता है कारण। तो ऐसे इनको भी कई भागों में बांटा जा सकता है। सरल वाक्य जब हम पढ़ रहे थे तो सरल वाक्य के बारे में क्या लिखा आपने इसकी पहचान में? ऐसे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय घटक होता है उसे क्या कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो इसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही क्या होता है? विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें उपवाक्य जुड़े हुए रहते हैं। क्या जुड़ते हैं इसमें? उपवाक्य। और ये उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, मतलब इसमें आश्रित उपवाक्य नहीं होता है। तो इसमें उपवाक्य जुड़ते हैं, और इसमें भी उपवाक्य जुड़ते हैं। इसमें भी क्या होता है? उपवाक्य जुड़ते हैं। लेकिन जो उपवाक्य जुड़ते हैं ना, जैसे 2 उपवाक्य जुड़े, तो ये जो जुड़ते हैं वो वैधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? वैधिकरण से। वैधिकरण से जुड़ते हैं। और ये दोनों जुड़ते हैं, वो किससे जुड़ते हैं? समानाधिकरण से जुड़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा वो तो पहचान होगी, दोनों की जुड़ने के आधार पर हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है? एक उपवाक्य तो प्रधान होता है। एक कैसा होता है? प्रधान। और दूसरा क्या होगा फिर? आश्रित होगा। लेकिन यहां पर नहीं है। देखो, दोनों ही अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। तो संयुक्त और मिश्र में यह अंतर हो जाता है। क्या अंतर है? कि देखो, समानता तो क्या है कि दोनों में उपवाक्य जुड़ते हैं। और फिर असमानताओं में पहली असमानता हम ये देख सकते हैं कि ये समानाधिकरण से जुड़ता है और वो वैधिकरण से जुड़ता है। ठीक है। और अगर इधर बात करें हम यहां पर कि भाई इसमें दोनों स्वतंत्र होते हैं अपने आप में, और इधर क्या होता है? एक स्वतंत्र होता है, एक मतलब प्रधान होता है, एक क्या होता है? आश्रित होता है।
ठीक है ना। फिर ये आश्रित उपवाक्य में अगर वो संज्ञा का काम कर रहा है आश्रित उपवाक्य, तो उसको क्या बोलेंगे? संज्ञा आश्रित। और अगर संज्ञा का नहीं करके विशेषण का काम कर रहा है तो उसको विशेषण आश्रित बोलेंगे। और अगर वो क्रिया की विशेषता बताने का काम, इधर बैठ जाओ ना आराम से, थोड़ा इधर खिसक जाओ, तैयार हो जाओ। तो अगर वो विशेषण का काम कर रहा है तो उसको विशेषण आश्रित बोलेंगे। और अगर वो क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहा है, क्रिया की चाहे उसके समय से संबंधित विशेषता बता रहा हो, उसके स्थान या दिशा से संबंधित विशेषता बता रहा हो, उसको नापने तोलने से संबंधित विशेषता बता रहा हो, उसके होने के तरीके से संबंधित विशेषता बता रहा हो, या उसके कारण का बोध करा रहा हो, या कारण से संबंधित विशेषता बता रहा हो, तो उसको किस में ले जाएंगे हम? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत लेके जाते हैं। तो लास्ट कल क्या लिखा था बोलो आप? क्या? अच्छा, ये लिख लिया था भाई कि आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं ना। उसमें पहला लिखो संज्ञा आश्रित उपवाक्य। पहला कौन सा लिखोगे? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। लिखो इसके बारे में। जिस उपवाक्य का प्रयोग, संज्ञा आश्रित उपवाक्य में क्या लिखोगे आप? जिस उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य, जिस उपवाक्य का प्रयोग या जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर होता हो, की संज्ञा के स्थान पर होता हो, तो उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। लिख लिया? अब देखो, इससे पल्ले नहीं पड़ने वाला, हमें क्या पता संज्ञा के स्थान पर आया किसके स्थान पर आया है। तो आप एक काम करना, संज्ञा आश्रित उपवाक्य की शुरुआत किससे होगी? की से। यहां पर की आएगा, ध्यान रखना। तो पहचान लिखो, संज्ञा आश्रित उपवाक्य के शुरुआत में की अव्यय आता है। कौन सा अव्यय? की। यानी कि की से शुरू होने वाले किस में चल जाएंगे? संज्ञा आश्रित में चले जाएंगे। छोटा की लिखना, की को सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद करना। कर लिया? उदाहरण लिखो, अध्यापक जी ने कहा कि अध्यापक जी ने कहा कि शोर मत करो, शोर मत करो। ध्यान रखना, ये पूरा वाक्य जो आपने लिखा है, अध्यापक जी ने कहा कि शोर मत करो। तो देखो, की से शुरुआत किसकी हो रही है? शोर मत करो। हो रही कि नहीं हो रही बताओ? तो ये अध्यापक जी ने कहा, ये तो हो जाएगा देखो, एक उपवाक्य तो ये हो गया, एक उपवाक्य तो ये है, और एक उपवाक्य ये है। दो उपवाक्य आ रहे हैं, और दोनों किससे जुड़ रहे हैं? किससे जुड़ रहे हैं? ओके। फिर ध्यान रखना, अब जब दो उपवाक्य आते हैं मिश्र वाक्य में, तो उसमें एक प्रधान होता है, एक आश्रित होता है। एक प्रधान होता है, एक आश्रित होता है। तो इधर वाला प्रधान है, इधर वाला क्या है? प्रधान उपवाक्य है। और इधर वाला क्या है? आश्रित उपवाक्य। कैसा है? आश्रित उपवाक्य। अब प्रधान के तो कोई उपभेद नहीं है आगे, लेकिन आश्रित उपवाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से? संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित।
और फिर क्रिया विशेषण अगर गलती से बता दिया आपने तो उसके 5 उपभेद और है, फिर है कि नहीं? 5 उपभेद, काल, स्थान, परिमाण, रीति और हेतुबोधक। तो अब इसका तो एक ही बताना है कि आश्रित उपवाक्य है, तो कौन सा आश्रित उपवाक्य है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। कौन सा है? तो आपकी शोर मत करो, यहां तक रेखांकित कर लो पूरा, और ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, बाकी जो बच गया वो प्रधान वाक्य है। हटाकर नहीं आता, मतलब संज्ञा की बात प्रयुक्त होता है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं हम। और लिखो, हाँ, की से जो शुरू हो रहा है ना वो आश्रित उपवाक्य है, और संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। लिखो, वह जानता है कि, वह जानता है कि, मैंने कहा ना पहचान आपको की लिखा ही ना, उससे पकड़ लोगे आप। क्या लिखा है आपने? राकेश परिश्रमी लड़का है। राकेश परिश्रमी लड़का है। राकेश परिश्रमी लड़का है कि राकेश परिश्रमी लड़का है, इसको रेखांकित कर लो, ये आश्रित उपवाक्य है। और कौन सा आश्रित उपवाक्य? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, क्योंकि संज्ञा आश्रित उपवाक्य उदाहरण लिखा रहा हूं मैं सारे वैसे ही। और लिखो, महेश ने कहा कि वह डॉक्टर बनेगा। महेश ने कहा कि वह डॉक्टर बनेगा। तो की के बाद में पूरे को रेखांकित कर लो, आगे जो भी बच रहा है। महेश ने कहा कि वह डॉक्टर बनेगा, कि वह डॉक्टर बनेगा, ये पूरा किस में चल जाएगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य में चल जाएगा। लिखो, यह शाश्वत सत्य है, यह शाश्वत सत्य है कि सूर्य पूर्व दिशा से ही उदय होता है। क्या बात सही है? पश्चिम से नहीं होता। कभी कभी कहते हैं ना, आज सूरज कैसे पश्चिम से उग गया है। कहावत है। आजकल तो ईद के चांद हो रहे हो, मतलब कभी कभी दिखाई देते हो ना, ईद का चांद होना, कभी कभी दिखाई देना। चलो देखो, उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है। उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है, की के बाद में पूरे को रेखांकित कर लो, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। लिख लिया? लिखो, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। लिखो, माता पिता की इच्छा है कि बेटा नौकरी लग जाए। माता पिता की इच्छा है कि बेटा नौकरी लग जाए। पढ़ोगे तो, ये मत लिखना पढ़ोगे तो लगो, वो अलग में चल जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, नया बताएगी, नया पहले पढ़ रखा है ना आपने मेरे से, वाक्य विचार टॉपिक पढ़ रखा आपने, 2 बार पढ़ लिया मेरे से, या 3 बार पढ़ लिया? एक बार तो वैसे पढ़ लिया था, अधूरा रह गया था, एक बार कंप्लीट पढ़ा आपने। हैं? और उस समय बढ़िया डिटेल में भी पढ़ाया था मैंने आपको। कितने वाक्य लिख लिए? लिखो, उनसे पूछिए कि ये कौन है। उनसे पूछिए कि ये कौन है। उनसे पूछिए कि ये कौन है। पर्सनवाचक चिन्ह लगाओ लास्ट में, पर्सन बोधक चिन्ह आ रहा है ना, पर्सनवाचक का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो, सीता ने कहा कि मैं दिल्ली जा रही हूं। सीता ने कहा कि मैं दिल्ली जा रही हूं।
देखिए विद्यार्थियों, हम मिश्र वाक्य पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? ये सारे उदाहरण किसके हैं? मिश्र वाक्य के। और मिश्र वाक्य में फिर और डीप जाके पूछे कभी इनमें कौन सा प्रधान है, कौन सा आश्रित है। और आश्रित पूछ ले तो फिर पूछे भाई संज्ञा आश्रित है या विशेषण आश्रित है या क्रिया विशेषण आश्रित है। तो अभी हमने कौन सा कंप्लीट कर लिया? संज्ञा आश्रित कंप्लीट कर लिया। अब कौन सा पढ़ेंगे? विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो लिखो आप, दूसरा लिखो विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य। लिख लिया? अब देखो, इसमें भी वही सिस्टम होगा कि इसमें दो उपवाक्य आएंगे। विशेषण आश्रित में क्या आएंगे? दो उपवाक्य आएंगे। दो उपवाक्य आएंगे तो एक तो प्रधान उपवाक्य हो जाएगा और एक आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। और जो आश्रित उपवाक्य होगा वो कौन सा होगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो लिखिएगा, ऐसा आश्रित उपवाक्य, ऐसा आश्रित उपवाक्य जो विशेषण की भांति, विशेषण की भांति, विशेषण का काम क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना। जो विशेषण की भांति प्रयुक्त होता हो, विशेषण की भांति प्रयुक्त होता हो, अर्थात संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो। इसकी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता हो, उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पहचान लिखो, जो, जिसे, जिसने, नहीं नहीं नहीं, पहचान लिख लिया आपने? जो तथा उसके कार्य के रूप, जो तथा उसके कार्य के रूप। कार्य के रूप मतलब जो का जो कार्य के रूप चलता है ना पूरा। सर्वनाम टॉपिक में मैंने आपको 4 पेज की पीडीएफ जो भेजी थी, वो वाली टेबल पूरी। जो अब 2-4 लिख लो फिर। जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिन्होंने, जिसका, वो सारे हो सकते हैं ना। सीधी बात है, आप एक ही पहचान लिख सकते हो इसकी, जो और उसका कारकीय रूप। अब ये आधे बच्चों के ये पल्ले नहीं पड़ रहा है कारकीय रूप होता क्या है। जिन्होंने मेरे से सर्वनाम टॉपिक पढ़ा है उनको पता है कि कैसे कारकीय रूप चलते हैं। जैसे मैं सर्वनाम होता है तो मैं का एक वचन में अलग रूप चलता है, उसका बहुवचन क्या हो जाता है? हम। फिर हम के अनुसार चलता है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, करण के अनुसार, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, ऐसे रूप चलते हैं। जैसे मैं का चलता है मुझ में, मुझ पर, अधिकरण के अनुसार। हम का क्या चलेगा? हम में, हम पर। चलो ये हो गई इसकी पहचान। इसके उदाहरण लिखो। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। अब बताओ इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है? अब जो से जो शुरू हो रहा है, जो से जो शुरू हो रहा है वो आश्रित उपवाक्य होगा। कौन हो रहा है जो से शुरू? जो विद्वान होते हैं, यह आश्रित उपवाक्य है। और बाकी जो भी बच गया वो क्या है? प्रधान उपवाक्य। हमारे माइंड में एक चीज चलती है कि जो शुरुआत में आता होगा वो प्रधान वाक्य होता होगा और जो बाद में आता है वो क्या होता होगा? आश्रित उपवाक्य। उस सोच को निकाल देना। आपको जो पहचान बताइए जिससे जो वाक्य शुरू, जो उपवाक्य शुरू हो रहा है वो आश्रित उपवाक्य है। जो आ रहा कि नहीं आ रहा? लिखो, मैंने कल एक व्यक्ति देखा
मैंने कल एक व्यक्ति देखा जो विकलांग था। मैंने एक व्यक्ति देखा जो विकलांग था। अब इसमें प्रधान उपवाक्य बताओ मुझे। मैंने कल एक व्यक्ति देखा, ये तो किस में चल जाएगा? प्रधान में। और जो से जो शुरू हो रहा है वो किस में जाएगा? आश्रित उपवाक्य में। अब जो आश्रित उपवाक्य, तो आश्रित उपवाक्य तीन टाइप के होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण। तो ये कौन से में जाएगा? विशेषण आश्रित। और मैं विशेषण आश्रित ही पढ़ा रहा हूं आपको, तो विशेषण आश्रित में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? अगला लिखो। वह लड़का भाग गया। वह लड़का भाग गया जिसे कल पुलिस ने पकड़ा था। जिसे कल पुलिस ने पकड़ा था। तो जिसे के बाद में जो भी बच गया ये किस में जाएगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य में। किसमें? विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान यही है कि ये उपवाक्य जो से शुरू होते हैं। किससे? जो। सर यहाँ तो जो आया ही नहीं, तो जो नहीं आया तो जो का कारकी रूप तो आया ना। जो और जो का कारकी रूप सारे, जो की पूरी टेबल है वो। और लिखो। वह अचार कहाँ है जो माँ ने बनाया था? वह अचार कहाँ है जो माँ ने बनाया था? जो माँ ने बनाया था उसको रेखांकित कर लें आप। ये यहां पर विशेषण आश्रित उपवाक्य है। लिखो। यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। जिसने के बाद में कोई पूरे को रेखांकित कर लो, विशेषण आश्रित उपवाक्य है भाई। अब तीसरा कौन सा आएगा इसका प्रकार? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आएगा कि नहीं आएगा? तो तीसरा लिखो, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब देखो, ऐसा आश्रित उपवाक्य जो क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त होता हो। किसकी भांति? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता हो। लिखो। ऐसा आश्रित उपवाक्य, ऐसा आश्रित उपवाक्य, ऐसा आश्रित उपवाक्य जो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एक अव्यय होता है, ध्यान रखना। क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त होता हो। क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त होता हो, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने का काम करता हो। अर्थात क्रिया की विशेषता बताने का काम करता हो, उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। लिखो। ये क्रिया की, अगला फैक्ट इसी में, ये क्रिया की काल, क्रिया की काल, कौमा, स्थान
कॉमा स्थिति, कॉमा दिशा, कॉमा नाप तोल से संबंधित, किससे? नाप तोल से संबंधित, कॉमा तरीका या ढंग या कारण से संबंधित, वापस बोलना, सेंटेंस जमा नहीं, ये क्रिया की काल वगैरह जो भी सारी बातें लिख ली आपने, से संबंधित विशेषता बताता है, से संबंधित विशेषता बताता है। अब तो समझ गए क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किसको कहते हैं। अगर इसको एक लाइन में समझना चाहो तो क्रिया विशेषण की बात ही प्रयुक्त होता है ये उपवाक्य, और ये वाक्य किसकी तरफ प्रयुक्त होता है? उपवाक्य विशेषण की बात ही। और ये किसकी बात ही प्रयुक्त होता है? संज्ञा की बात ही प्रयुक्त होता है। ओके, अब जैसे इनकी पहचान लिखी हमने कि सर इसकी पहचान तो आपने बता दी की, संज्ञा आश्रित की पहचान क्या बताई थी? की। परिभाषा लिखा दी, पहचान बता दी, और फिर उदाहरण करवा रहा हूं, फिर आप अपने स्तर प्रैक्टिस करो। विशेषण आश्रित की पहचान बताई मैंने आपको, जोर जो के कार्य रूप। इसके अलावा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की जो पहचान है वो भी लिख लो आप। लिखो पहचान। देखो आपको कौन कौन से अव्यय मिलेंगे। यदि तो, क्या मिलेगा आपको? यदि तो, जोड़े से लिखना दोनों को ना। जब तब, जितना उतना, यद्यपि तथापि, जहां चाहा, जब तो, जब तो। लिख लिया? लिखो। नोट, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के भी उपभेद होते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के भी उपभेद किए जा सकते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के भी भेद किए जा सकते हैं। और ये 5 नाम लिख लो विद्यार्थियों। 5 नाम में क्या लिखोगे आप? क्या पूरा नाम क्या आएगा इसका? काल बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। लिखो, पहला लिखो काल बोधक। पहला कौन सा आएगा? काल बोधक। काल बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। लिख लिया? इसके बारे में लिखो। नाम नाम लिखोगे, पहले डिटेल लिखा दूँ तो बात। पहले 5 नाम लिख लो। एक काम करो, पहले एक एक को पढ़ा दूंगा। 5 नाम लिखो पहले आप। 5 नाम लिखिएगा। 5 कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो काल हो गया, दूसरा कौन सा आएगा? स्थान बोधक। बाकी सारी चीजें सेम आ जाएगी ना। पहला काल बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया पहला तो। दूसरा लिखो स्थान बोधक। स्थान बोधक लिख लिया? अरे आना तो बोला करो रे। दूसरा, तीसरा लिखो परिमाण बोधक। और चौथा रीति बोधक। पांचवा हेतु बोधक। हेतु बोधक। हो गए 5। अब पहला हेडिंग डाल लो, काल बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। एक एक को पढ़ेंगे। जल्दी लिख लो, नहीं तो मैं लिखाना चालू कर दूंगा आगे। अरे ये किसके समझ में नहीं आ रहा भाई? कितना सरल है इसको समझना, और फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो फिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। कितने शानदार तरीके का चार्ट बना रखा है। राइटिंग एक खराब हो सकती है, वो बात एक अलग है, बाकी समझाने का तरीका देखो आप कितना अच्छा है, नहीं है क्या भाई? हम मिश्र वाक्य पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मिश्र वाक्य पढ़ रहे हैं। या इससे पहले हम रचना या संरचना के आधार वाक्य पढ़ रहे हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य,
फिर मिश्र वाक्य को हम दो उपवाक्यों में बांट दिया, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। फिर आश्रित को 3 भागों में बांट दिया, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। और फिर क्रिया विशेषण को हमने 5 भागों में बांट दिया। और आगे भी चाहें तो इनको हम और भी बांट सकते हैं। इसको काल बोधक को अवधि बोधक में बांट सकते हैं, बारंबार बोधक में बांट सकते हैं, स्थान को स्थिति और दिशा बोधक में बांट सकते हैं, परिमाण को भी बांट सकते हैं। जैसे आपने अव्यय में बांटा था ना, इनके भेद करे थे और अंदर डीप जाके, ऐसे इनके भेद भी और भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। इतना पढ़ लोगे जो बहुत है। आपके तो लास्ट यहां तक ही पूछते हैं, ये भी नहीं पूछते। लेकिन हम एक कदम आगे चल रहे हैं। लिख लिया आपने यहां तक? क्या लिखा है? काल बोधक, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। लिखो, ऐसा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ऐसा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जिससे क्रिया की काल ब्रैकेट में समय, क्रिया की काल ब्रैकेट में समय से संबंधित विशेषता बताई जाती हो, से संबंधित विशेषता बताई जाती हो, उसे काल बोधक, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण लिखो, जब मैं स्कूल पहुंचा तब घंटी बजी। जब मैं स्कूल पहुंचा तब घंटी बजी। दूसरा लिखो, जब तक मैं नहीं लौटूं। और आपने पहचान में जब तक लिखा कि नहीं लिखा वहां पर? है? जब तब लिखा होगा ना? हाँ, तो पहचान आ गई ना इसमें। जब तक मैं नहीं लौटूं तब तक तुम यहीं रहना। अब लिखो स्थान बोधक। दूसरा लिखो स्थान बोधक, स्थान बोधक। पूरा नाम क्या आएगा इसका? स्थान बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। लिखो, इसको शॉर्ट में कर देगा। डायरेक्ट उदाहरण लिखा दूं या थ्योरी लिखाऊं, इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखाऊं? कौन कौन चाहता है कि सर डेफिनेशन लिखाओ इसकी? कोई भी नहीं चाहता, मतलब मैं ही चाहता हूं केवल। तो लिखो, इससे पहले वाले की परिभाषा क्या लिखी थी आपने? तो लिखो, ऐसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ऐसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जिनसे क्रिया की स्थिति ऑब्लिक दिशा ऑब्लिक स्थान से संबंधित विशेषता बताई जाती हो, से संबंधित विशेषता बताई जाती हो, उसे स्थान बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। दोबारा मत पूछना कोई भी, बड़ी मुश्किल से सेंटेंस जमाया है, फिर सेम लाइन नहीं आएगी तो सब दूसरे आ जाएंगे उसकी जगह पर। जो स्थान से संबंधित विशेषता बताएगा उसको क्या बोलेंगे? स्थान बोधक बोलेंगे, है ना? उदाहरण लिखो, जहां तुम पढ़ते हो, जहां तुम पढ़ते हो वहां मैं भी पढ़ता था। तो जहां वहां आ गया। और लिखो, जहां अभी रेगिस्तान है वहां कभी 33 सागर था। क्या था? 33 सागर।
तीसरा लिखो, तीसरा कौन सा आएगा? परिमाण बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। परिमाण बोधक कौन सा? परिमाण बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य लिखो इसमें। क्या परिभाषा लिखी थी उसकी? लिखो, ऐसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ऐसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जो क्रिया की नाप तोल से संबंधित, किससे संबंधित? नाप तोल से संबंधित विशेषता बताते हो, उन्हें परिमाण बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। लिख लिया? ओके। उदाहरण लिखो, उदाहरण। तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता मिलेगी। तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता मिलेगी। तो जितनी और उतनी आपने पहचान में लिखी थी कि वहां पर नहीं लिखी हो तो लिख लेना वहां पहचान में आप। तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता मिलेगी। लिख लिया? दूसरा लिखो, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अब आपको पता है जो इन दोनों इसमें तीनों में सेट नहीं होता उसको हम किस में लेके जाते हैं? रीतिबोधक में। तो लिखो, रीतिबोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और रीति का मतलब होता है ढंग या तरीका। तो क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य से जिनसे क्रिया के रीति से संबंधित विशेषता बताई जाती है, यानी कि उसके होने या ढंग का बोध होता है, उसको क्या बोलते हैं? रीतिबोधक। तो वाक्य बोलो वैसा का वैसा जैसे आपने बाकी की परिभाषा लिखी है। ऐसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ऐसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जो क्रिया की रीति ब्रैकेट में ढंग या तरीके, ढंग या तरीका हो सकता है, ढंग या तरीका से संबंधित विशेषता बताते हो, बताते हो उन्हें, उन्हें रीतिबोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। लिख लिया? लिखो, अगला कौन सा लिखोगे? हेतु बोधक। अच्छा, उदाहरण नहीं लिखा है क्या? लिखो, उदाहरण लिखो। तुम्हें वैसा करना चाहिए जैसा वे कहते हैं। तुम्हें वैसा करना चाहिए जैसा वे कहते हैं। लिखो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए जैसे मैं कहता हूं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए जैसा मैं कहता हूं।
लिख लिया? अगला लिखो, हेतु बोधक ब्रैकेट में कारण बोधक, क्योंकि हेतु का अर्थ ही क्या होता है? कारण होता है। हेतु बोधक ब्रैकेट में कारण बोधक, हेतु बोधक ब्रैकेट में कारण बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। पांचवा है नहीं? हेतु बोधक ब्रैकेट में कारण बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और विद्यार्थियों, जितने भी सेंटेंस मैंने बोले हैं ये सारे सेंटेंस किसके उदाहरण है? मिश्र वाक्य के उदाहरण है। आप सोचो कि सर मिश्र वाक्य के तो उदाहरण नहीं लिखाए, आपने तो इनके लिखा दिए। ये सारे उदाहरण सबसे किस में जा रहे हैं? मिश्र वाक्य में जा रहे हैं। और जितने भी उदाहरण लिखा है ना, ये देख लो संयुक्त वाक्य से मैच नहीं खा रहे होंगे। आप जितने भी उदाहरण देख लो आपके पास है जो, और वो संयुक्त वाक्य वाले उदाहरण देख लो, मैच नहीं खाएंगे। और इसके जितने भी उदाहरण है वो सारे सरल वाक्य में नहीं जाएंगे। सरल वाक्य के सारे उदाहरण अलग है, इसके उदाहरण अलग है, इसके उदाहरण अलग है सारे। लिखो इसमें, क्या लिखा हूं इसके बारे में? क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द जिनसे क्रिया की या क्रिया के संपन्न होने, क्रिया के संपन्न होने के कारण, क्रिया के संपन्न होने के कारण ब्रैकेट में हेतु से संबंधित विशेषता बताई जाती हो, से संबंधित विशेषता बताई जाती हो, विशेषता बताई जाती हो, उन्हें हेतु बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हेतु बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। लिख लिया? उदाहरण लिखो। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। कारण का काम कर रहा है ना। अब इसमें है ना, वो हेतु हेतु मद भूतकाल और हेतु हेतु मद भविष्य काल के जितने भी उदाहरण है वो सारे उदाहरण इसके अंतर्गत आ जाएंगे। देखो, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो नौकरी लग जाओगे। लिख लिया विद्यार्थियों? तो ये हो गया आपका कौन सा? कारण बोधक या हेतु बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य को लेकर किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिखो, एक उदाहरण लिखो वैसे मिक्स में। कामायनी एक महाकाव्य है। एक उदाहरण लिखना वैसे ही, मुझे बताना कि सरल वाक्य का है, एक संयुक्त वाक्य का है, एक मिश्र वाक्य का है। ठीक है ना? एक उदाहरण लिखो, कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी एक महाकाव्य है जो प्रसाद की रचना है, जो प्रसाद की रचना है। लिखो, जब तुम आए तब मैं सो रहा था। जब तुम आए तब मैं सो रहा था। दो वाक्य बोले मैंने। पहले तो बताओ, कल नहीं आए थे आज आए हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? 1, 4, 5, 6, 7। कल नहीं आए थे आप तो आए थे बहन जी। आप अच्छा बीच में गए थे बाद में गए थे आप? चलो कोई बात नहीं।
पानी तो नहीं गिर रहा ना इधर से? सही है, आज तो तुम्हारी किस्मत सही है। क्या लिखा है आपने? पहला वाक्य लिखा है, कामायनी एक महाकाव्य है जो प्रसाद की रचना है। कल आए थे नेहा? परसों भी आए थे? परसों भी आए थे आप? परसों नहीं आए थे, फर्स्ट क्लास में नहीं थे। कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास से कोई ताल्लुकात नहीं है इस क्वेश्चन। चलो बताओ, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ये सेंटेंस दिया है, इसमें कौन सा रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। गलत। हाँ चेतना बता। आप मिश्रित बोल दो। गलत। और बोलो। हाँ तीनों बताओ, बोलो। कामायनी वाला, कामायनी एक महाकाव्य है जो प्रसाद की रचना है। संयुक्त के पक्ष में कौन है? वेरी गुड। आप भी है बहन जी, आप तो कल आए नहीं थे, फिर भी हाथ हाथ खड़ा कर रहे हो। बट लग रहा है। बता राहुल, तू तो आया था कल, बता कैसे संयुक्त वाक्य कैसे है? दोनों उपवाक्य हैं, दोनों अपना अपने आप में स्वतंत्र है। जो से जुड़ रहा है, तो जो समानाधिकरण होता है वेदीकरण होता है? हैं? समानाधिकरण है। समानाधिकरण में जो लिखा है मैंने आपको कहीं पर, हाँ भाई, समानाधिकरण में जो लिखा है वेदीकरण में जरूर लिखाया होगा, वेदीकरण में जरूर लिखाया होगा आपको मैंने। तो जो वेदीकरण से जुड़ते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। कौन से होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। तो बिल्कुल सही है, जिन्होंने मिश्र या मिश्रित बोला है उनका बिल्कुल सही है। अब मिश्र या मिश्रित होता है तो इस वाक्य में हमें प्रधान और आश्रित उपवाक्य को छांटना होता है। इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है, आश्रित उपवाक्य कौन सा है? कामायनी एक महाकाव्य, ये तो हो गया प्रधान। और जो प्रसाद जी की रचना है ये किस में हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य में। अब आश्रित उपवाक्य भी तीन टाइप के होते हैं, तीन, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। बताओ किस में जाएगा? विशेषण आश्रित में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो से शुरू हो रहा है, और मैंने आपको पहचान लिखाई थी, जो से शुरू जो हो जाए वो किस में जाएगा? विशेषण आश्रित में जाएगा। अगला वाक्य बोलो। जब तुम आए तब मैं सो रहा था। तो इतनी मदद तो मैं कर देता हूं, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब बताओ मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य बताओ, इसमें कौन सा आश्रित? संज्ञा आश्रित, विशेषण या क्रिया विशेषण आश्रित? तो क्रिया विशेषण जाएगा। कौन सा जाएगा? और क्रिया विशेषण में कौन सा जाएगा? काल, स्थान, परिमाण, रीति, हेतु, कारण बताओ। काल। कौन से में जाएगा? काल बोधक में चला जाएगा। इससे डीप सवाल चाहे आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे लो, चाहे आरएस का दे लो, या आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होता है जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह में उसका दे लो, आपका इससे डीप मुझे तो नहीं लगता कि वाक्य विचार में कोई सवाल बन सकता है, मिश्र वाक्य में नहीं बन सकता इससे डीप। ठीक है ना? तो जो हम पढ़ रहे थे वाक्य टॉपिक, तो वाक्य को अलग अलग आधार पर पढ़ते हैं। उसमें से अभी जो हमने चर्चा की या कल हमने जो चर्चा की थी वो क्रिया के आधार पर चर्चा की थी। किसके आधार पे? क्रिया के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो, क्योंकि तीन आधार पर पढ़ते हैं हम। क्रिया के आधार पर तीन होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये कल हमने कंप्लीट करवा दिया आपको। और अभी जो दूसरा है रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर, या फिर इसको हम संरचना भी कह सकते हैं। और संरचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बताओ कौन सा बचा है? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर विद्यार्थियों वाक्यों की संख्या वैसे तो फिक्स नहीं होती है, लेकिन कुछ एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो वहां पर 8 माना गया है। तो हम भी कितने पढ़ेंगे यहाँ पर? अधिकतम 8 पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार। किसके आधार पर?
भेद या प्रकार, इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर देखो विद्यार्थियों, क्रम कोई फिक्स नहीं रहता, पहले कौन सा पढ़े, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। विधानार्थक या विधान बोधक लिख लूं, विधान वाचक भी लिख सकते हैं, बोधक भी लिख सकते हैं, विधान बोधक या विधानार्थक वाक्य। देखो जब किसी वाक्य में सामान्य कथन प्रयुक्त होते हैं तो उसको विधान बोधक, ये सरल वाक्य साधारण वाक्य की तरह होता है, ठीक है, तो उसे विधान बोधक वाक्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सरल और साधारण वाक्य नहीं देकर क्या दे रखा है, विधान बोधक दे रखा है। दूसरा जो पढ़ते हैं हम, पर्सन बोधक, ऐसा वाक्य जिसमें पर्सन का बोध होता हो उसको क्या बोलेंगे, पर्सन बोधक या पर्सन वाचक कह सकते हैं, पर्सन वाचक वाक्य होते कि नहीं होते सेंटेंस। एक विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक वाक्य। एक होता है विद्यार्थियों नकारात्मक निषेध बोधक, नकारात्मक वाक्य, निषेध भी बोल सकते हैं इसको हम, निषेध बोधक बोल सकते हैं। एक होता है इच्छा बोधक, कौन सा होता है, इच्छा बोधक होता है। एक होता है आज्ञा बोधक, जिसे आज्ञा बोधक कहते हैं। एक होता है संदेह बोधक, कौन सा, संदेह को संदिग्ध भी कह सकते हो आप, संदेह बोधक। इसमें संदिग्ध और संभावना वाले सारे वाक्य आ जाते हैं। और कितने हो गए, एक संकेत, एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया का कारण बनता हो उसको संकेत बोधक। क्या आपने रचना या संरचना के आधार पर वाक्य लिखे, इनके जो सेंटेंस है वो आगे अर्थ के आधार वाले में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यस या नो, जाएंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि इनका तो आधार ही अलग है। तो ये हम टोटल 8 पढ़ते हैं, इसमें 8 के नाम लिख लो आप। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार 8, कितने होते हैं 8, और 8 के 8 नाम लिख लें आप, और एक एक को पढ़ना चालू कर देते हैं, आज ही शुरू करते हैं, आज ही इसको कंप्लीट कर देते हैं। लिख लिया, अब लिखें विद्यार्थियों आप। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य या विधान बोधक, ये लिख लो सबसे पहले, ये वाला। विधान बोधक लिखो ब्रैकेट में, विधान वाचक लिखो ब्रैकेट में, विधानार्थक लिख सकते हो आप। ये ऐसे ऐसे भेद आपने कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, वृत्ति में पढ़े, एक पक्ष में पढ़े, बताओ। वृत्ति टॉपिक होता है एक, और एक पक्ष होता है, बताओ। वृत्ति का मतलब होता है मन स्थिति, क्या होता है, मन स्थिति है। वृत्ति में पढ़ा है या फिर पक्ष में पढ़ा है, वृत्ति में पढ़ा है, वेद पढ़े वृत्ति में, देखो देखा नहीं ऐसे वेद किस में आए हैं, वृत्ति में आया था पक्ष में आया था, क्योंकि पक्ष में तो वो आए होंगे आरंभ बोधक, प्रगति बोधक, सतत बोधक, वो आए होंगे उसमें तो, और इस वो किस में आते हैं, ये सारे वृत्ति में आते हैं। चलो कोई नहीं, सबसे पहले आपने लिख लिया विधान बोधक, या इसको क्या कहते हैं, विधानवाचक भी कहते हैं या विधानार्थक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विधानार्थक भी कहते हैं। इसके बारे में लिखो, जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में किसी कार्य का होना, जिन वाक्यों में किसी कार्य का होना अथवा क्रिया के संपन्न होने के सामान्य कथन
का बोध होता हो, सामान्य कथन का बोध होता हो, तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो ऐसे वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। देखो, वैयाकरणों ने इसको सामान्य वाक्य नहीं कहा, लेकिन मैं एज ए शिक्षक आपको बताता हूं कि इसको आप सामान्य वाक्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सामान्य वाक्य भी कह सकते हैं, लेकिन सामान्य लिखना नहीं है आपको, क्योंकि इसमें सामान्य सी बात की जाती है, इसलिए इसको सामान्य वाक्य कहते हैं। लेकिन इन्होंने नाम क्या दिया? इसका विधानबोधक नाम दिया है। कुछ वैयाकरण इसको भेद नहीं मानते हैं। अब नहीं मानते तो फिर कितने बच गए अपने पास? 7 ही बच गए। और मानते उनके अनुसार कितने हो गए? 8। तो विरोधाभास हो गया ना इस बात को लेकर तो। लेकिन हमें मानने कितने? 8 ही मानने हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8 बताने हैं। अब इसमें नोट डालो, कुछ वैयाकरण इसे अर्थ के आधार पर भेद नहीं मानते हैं। कुछ वैयाकरण अर्थ के आधार पर इसे भेद नहीं मानते हैं। किसे? विधानवाचक को। अर्थ के आधार पर भेद नहीं मानते हैं। उदाहरण लिखो इसका। गाय के 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं भाई? सामान्य वाक्य आएंगे इसमें तो। गाय के 4 पैर होते हैं। सीता सो रही है। पूजा ने कहानी सुनाई। गीता पुस्तक पढ़ती है। भारत एक सुंदर देश है। अगला लिखो, नकारात्मक वाक्य। अगला वाक्य कौन सा है? नकारात्मक वाक्य। इसे हम निषेध बोधक बोल सकते हैं क्या? निषेध बोधक लिखो। अब देखो, इससे स्पष्ट लग रहा है, आप खुद ही इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिनसे नकारात्मक भाव का बोध होता हो, या फिर निषेध का बोध होता हो, या मनाही का बोध होता हो, उसको क्या कहते हैं? नकारात्मक या निषेध बोधक वाक्य कहते हैं। लिखो, ऐसे वाक्य जिनमें किसी विषय का अभाव होता हो। ऐसे वाक्य जिसमें किसी विषय का अभाव होता हो, अथवा निषेध का बोध होता हो। निषेध का मतलब मना है ना। निषेध का बोध होता हो, उन्हें निषेध बोधक वाक्य कहते हैं, या नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? निषेध बोधक। उदाहरण लिखो, सुरेश घर नहीं गया। सुरेश घर नहीं गया। देखो, आपका बोलना उचित नहीं है। आपका बोलना उचित नहीं है। लिखो, झूठ मत बोलो।
लिखो, मैंने माँ का कहना नहीं माना। रमेश आज नहीं आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव तो प्रश्नवाचक को कहते हैं। इंपरेटिव बोला मैंने। नहीं पता? इंग्लिश नहीं आती किसी को? ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और ये जो विधानार्थक है इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अब जो लिखेंगे हम प्रश्नवाचक, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लिखो, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इस ये वाली जो मेट लगाने के पीछे कारण यही है, कभी गिर जाए तो नुकसान ना हो। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहेंगे? प्रश्नवाचक। तो देखो, एक तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होंगे, मतलब इन वाक्यों में कैसे सर्वनाम आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होंगे। इसके अलावा प्रश्न के बाद में मतलब वाक्य के बाद में एक प्रश्न बोधक चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्न बोधक चिन्ह आएगा। लिखिएगा, यदि वाक्य में प्रश्न करने का बोध होता हो, यदि वाक्य में प्रश्न करने का बोध होता हो तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न करने का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न करने का बोध होता, प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है? बताओ, पूछने के पक्ष में कौन है? सर प्रश्न पूछा जाता है। किसी से आप प्रश्न पूछते हो, प्रश्न करते हो? प्रश्न करते हो। प्रश्न प्रश्न नहीं पूछते हो, पूछा नहीं जाता है। लिखो, प्रश्न हमेशा पूछा नहीं जाता, प्रश्न हमेशा किया जाता है। ध्यान रखना। क्या लिखा आपने? प्रश्न करने का बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नोट, ऐसे वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। कौन से सर्वनाम के शब्द आते हैं? अब देखो, शब्द अगर वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो उनको शब्द नहीं कह के क्या बोलेंगे हम? पद कहते हैं। इतनी नॉलेज रखना आप। प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। देखो, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नबोधक चिन्ह भी आता है। उदाहरण लिखो, जन्माष्टमी कब है? जन्माष्टमी कब है? जन्माष्टमी कब है? लास्ट में क्या लिखोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस मकान में कौन रहता है? इस मकान में कौन रहता है? तो ये वाक्य कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेना। आप परसों क्यों नहीं आए? आप परसों क्यों नहीं आए? बुआ जी आई थी इसलिए। आप कहाँ रहते हो? एक ही बाजार। क्यों मजाक बनाते हो भाई इनकी इतनी? आप कहाँ रहते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना लास्ट में। क्या राम पढ़ रहा है? क्या राम पढ़ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। इस बच्चे का क्या नाम है? इस बच्चे का
क्या नाम है? लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों। ये कौन सा हो गया आपका? पर्सनवाचक कंप्लीट हो गया। लिखो आज्ञावाचक या आज्ञाबोधक। वैसे तो आज्ञाबोधक बोलते हैं इसको। ये गे नहीं, ये जय है। क्या है? जय, ध्यान रखना। आज्ञाबोधक वाक्य लिख लिया। आज्ञाबोधक लिखो ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, उपदेश, प्रेरणा, चेतावनी, अनुमति थोड़ी लिखा है, लिख लेना। हाँ, अनुमति, स्वीकृति, सलाह इत्यादि का बोध होता हो, उन्हें आज्ञाबोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण लिखो। कई घरों के बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, तो वो क्या है? चेतावनी है, ध्यान रखना। वो आज्ञाबोधक वाक्य, कौन सा वाक्य है वो? आज्ञाबोधक वाक्य है। लिखो कुत्ते से सावधान। लिख लिया? लिखो गुरुजनों का आदर करो। हाँ, देखो कृपया एक गिलास पानी दीजिए। लिखो तुम्हें ये कार्य या तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए। इधर आओ। लिख लिया? वहां बैठो। तुम अपना पाठ याद करो। अब आप घर जा सकते हैं। बिना टिकट यात्रा करना गैर कानूनी होता है। लिख लिया? क्या वो भी चेतावनी है? ट्रेन के डिब्बों में लिखा रहता है ना, मतलब वो बिना टिकट यात्रा करना गैर कानूनी है। कृपया यहाँ फालतू नहीं बैठे। ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। तो इस क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि आज पूरा तो होगा नहीं अर्थ के आधार पर। ठीक है ना? तो इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।